नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मिलिंद तनवर और आज मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में हम कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे जो कि ACL सर्जरी, ACL इंजरी से रिलेटेड हैं। बहुत सारे सवाल हमारे पास पेशेंट्स लेकर के आते हैं रोज़मर्रा में और वो सवाल पूछने में वो झिझकते भी हैं क्योंकि वो सवाल उनके हिसाब से थोड़े से इररिलेवेंट भी होते हैं। बट इवेंचुअली अगर हम उनका इन डेप्थ आंसर देते हैं तो उनके अंदर बहुत सारा एक लॉजिक और रैशनल बेस होता है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो हमारे दिमाग में बहुत सारे हम स्केप्टिकल रहते हैं, दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं, उनको आज हम जवाब देने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल हमारे पास जो आता है कॉमनली वो ये है कि सर, हम लोग अगर ACL की सर्जरी करवा लेते हैं तो क्या हम आर्मी के अंदर या हम कोई भी ऐसे डिफेंस सर्विसेज के अंदर क्या हम अपना एडमिशन ले सकते हैं, और क्या है वो इम्प्लांट जो हमें लगवाने चाहिए ताकि हम एंट्रेंस के लिए फिट हो सकें। तो दोस्तों, एक बहुत क्लैरिटी से मैं बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे इम्प्लांट्स आजकल मार्केट में हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं ऐसी जिनके साथ सर्जरी की जाती है जहाँ पर इन इम्प्लांट्स बायो एब्जॉर्बेबल रहते हैं और पेशेंट्स को यूजुअली बहुत ही मिनिमम स्कार्स आते हैं पोस्ट ACL सर्जरी। तो इन्हीं केसेस के अंदर हम लोग आमतौर से कहते हैं कि हमें बायो एब्जॉर्बेबल इम्प्लांट्स जो कि स्क्रूज में रहते हैं बेसिकली, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी हम अंदर और बाहर की दोनों की तरफ अगर बायो एब्जॉर्बेबल इम्प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये बायो एब्जॉर्बेबल इम्प्लांट्स करीब 18 महीने से 3 साल के बीच में, जैसा कि किताब में लिखा है, ये घुल जाते हैं और आमतौर से दिक्कत नहीं आती। सभी केसेस में 100% केसेस में नहीं कहा जा सकता कि ये 3 इयर्स के पीरियड में घुल जाएं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कहा जाता है कि करीब करीब 3 साल तक ये इम्प्लांट्स शरीर में नहीं रहते। और अगर हम एक MRI करा करके भी देखते हैं तो उसके अंदर हमें ACL नॉर्मल लिगामेंट की तरीके से दिखाई देता है और उसके अंदर कोई प्रीवियस सर्जिकल अटेम्प्ट बोन्स के अंदर नहीं नजर आता। उन स्क्रूज की जगह बेसिकली बोन जगह ले लेती है और वो इम्प्लांट रेजिडुअल बॉडी में नहीं रहता। दूसरा सवाल कॉमनली दोस्तों जो हमारे पास पेशेंट्स लेकर के आते हैं वो ये है कि सर, सबसे अच्छा इम्प्लांट कौन सा है, सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी है। तो दोस्तों, इस बारे में बहुत खुल करके मैं पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर कह चुका हूँ कि कोई भी टेक्निक किसी भी दूसरी टेक्निक से बेटर नहीं है। कन्वेंशनल ACL जैसा पहले किया जाता था उसको हम लोग ट्रांस टिबियल टेक्निक कहते थे और अब जो धीरे धीरे इवेंचुअली सामने आया है उसे हम ट्रांसपोर्टल टेक्निक कहते हैं, यानी कि पोर्टल के थ्रू हम इस्तेमाल करके और सांतल के अंदर एक टनल बनाते हैं जो कि कहा जाता है कि थोड़ी सी ज़्यादा एनाटॉमिकल रहती है। दोस्तों, अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स आए हैं वो सभी कॉन्सेप्ट्स एनाटॉमी को, यानी कि कुदरत को रेप्लिकेट करने के लिए, बायोलॉजी को रेप्लिकेट करने के लिए हैं। और जो टेक्निक बायोलॉजी से ज़्यादा क्लोज होती है या बायोलॉजी को सिमिलैरिटी से रेप्लिकेट कर पाती है, वो टेक्निक आज की तारीख में सबसे बेस्ट मानी जाती है। कन्वेंशनल ACL जो रिकंस्ट्रक्शन है उसने सालों से बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। करीब 20 साल, 25 साल, 30 साल से बहुत सारे दिग्गज हमारी प्रोफेशन के अंदर ACL सर्जरी करते आए हैं और सभी लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं कि कोई भी एक टेक्निक दूसरी टेक्निक से सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होती एज फार एज फंक्शनल रिजल्ट्स या रिहैबिलिटेशन कंसर्न है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ अगर हम ये समझेंगे कि कौन सी टेक्निक बेटर है तो आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक बेटर है। आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक में जो भी आपके सर्जन कंफर्टेबल समझते हैं, जो भी आपके सर्जन प्रेफर करते हैं, जो वो रेगुलरली करते हैं, वो अप्रोच वो यूज़ करते हैं। जहाँ तक रही इस चीज़ की बात कि इनसाइड आउट टेक्निक बेटर है, आउटसाइड इन टेक्निक बेटर है, कौन सी ज़्यादा बोन प्रिजर्विंग है, ये सभी चीज़ें रिजल्ट्स के ऊपर बहुत मैटर नहीं करती। 3 महीने तक दोनों ही टनल्स बोन से भर जाती हैं। जैसे कि जो टनल्स हम ACL सर्जरी में बनाते हैं उन दोनों ही टनल्स के अंदर बोन फॉर्मेशन यानी हड्डी का बन जाना करीब करीब 3 महीने से 6 महीने के बीच में हो जाता है। तो कोई भी टेक्निक जो है वो बेसिकली किसी से भी सुपीरियर नहीं है और सभी टेक्निक्स के अंदर वो जो ACL का धागा है, जहाँ पर भी हम ज़्यादा एनाटॉमिकली उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, हम उस टेक्निक को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, तीसरा सबसे कॉमन सवाल जो हमारे पास आता है, जो पेशेंट्स लेकर के आते हैं, एथलीट्स लेकर के आते हैं, वो ये पूछते हैं कि सर, क्या ये ACL लिगामेंट दोबारा भी री इंजर हो सकता है, दोबारा भी टूट सकता है, क्या इसके फेलियर के चांसेस हैं। तो हम आमतौर से दोस्तों अपने सभी पेशेंट्स को समझा करके चलते हैं कि अगर प्राइमरी ACL जो हमें एक नेचुरल ACL हमारे पास था, अगर वो इंजरी होने पर टूट गया है रोड साइड एक्सीडेंट से, स्पोर्टिंग इंजरी से, गिरने से, चोट लगने से, तो दोस्तों ये जो नया लिगामेंट बनाया जा रहा है इसकी भी संभावना रहती है कि अगर इसके अंदर इंजरी होगी, ट्विस्टिंग कॉम्पोनेंट आएगा तो ये लिगामेंट भी टूट सकता है। दोस्तों, समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि किसी भी आर्टिफिशियल ब्रेस, किसी भी आर्टिफिशियल टेप को या किसी भी ऐसी चीज़ को लगा करके हम लोग इस इंजरी के चांस को कम नहीं कर सकते। इनिशियल रिहैब के पीरियड में जहाँ हम कहते हैं कि पहले 3 महीने
कैसे हम इस फेलियर को बचा सकते हैं, कैसे हम इस ACL लिगामेंट पे जोर आने से रोक सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में दिया है कि फाइबर टेप नाम से एक चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक आर्टिफिशियल धागे की तरीके से है, जो एक अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथाइलिन के जैसे कंपोनेंट से बनती है। और इसके अंदर पहले भी देखा गया है दोस्तों, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे लिगामेंट की जैसी नहीं होती, तो ये जो धागा है एक तरफ हमारे लिगामेंट पर स्ट्रेस आने से बचाता है, और इसी का एक बहुत बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है कि हमारा जो लिगामेंट है वो जीवन भर इस धागे के अंदर रहने की वजह से उस नेचुरल स्ट्रेस को कभी ले नहीं पाता। और इसमें जैसा कि नेचुरल लॉ है कि अगर स्ट्रेस किसी चीज़ पर नहीं आता तो वो रीमॉडल नहीं करती, ग्रो नहीं करती। तो जहाँ तक रही इस चीज़ के बाद कि हम लोग उसके अंदर फाइबर टेप ऑगमेंट करें ना करें, उससे टूटने का क्या रिलेशन है, तो वो फर्स्ट 3 मंथ्स का जो बेनिफिट है वो हमें लाइफ भर के लिए हमारा जो एक फाइबर टेप नाम का एक फॉरेन बॉडी है वो हमारे घुटने में रह जाता है, और इसका 3 मंथ्स के बाद कोई सिलेक्टिव एडवांटेज नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपका प्राइमरी ACL नेचुरल ACL टूटा है तो आपका री इंजरी की वजह से, चोट लगने की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से लिगामेंट दोबारा भी टूट सकता है। बहुत सारे केसेस जहां पर री इंजरी नहीं होती, पेशेंट्स रिहैब अच्छा करते हैं और एक्सरसाइजेस पर ध्यान देते हैं, वहां पर यूजुअली हमारे पास रिविजन ACL सर्जरीज करने का मौका नहीं आता। तो दोस्तों, हमारा जो एक और कॉमन सा सवाल है वो आता है इस चीज़ के ऊपर कि सर ये ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन क्या है। ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन एक पद्धति है, एक टेक्निक है ऐसी, जो कि इनिशियली पीडियाट्रिक ACL इंजरीज के अंदर, जो कि बहुत छोटे बच्चे रहते हैं जिनके अंदर ग्रोथ प्लेट्स जो हैं वो फ्यूज़ नहीं हुई हैं और उनके अंदर अभी भी बोनी ग्रोथ बची हुई है, उनके अंदर ग्रोथ प्लेट के अंदर डैमेज मिनिमम रहे, इस चीज़ के लिए हम ये पद्धति का इस्तेमाल करते थे। इनिशियली ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन पीडियाट्रिक ACL केसेस के अंदर ऑपरेट करने में इस्तेमाल होता था। अब इस टेक्निक ने कुछ रिसेंट समय में एक ग्लोरी हासिल की, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये थोड़ी सी बायोलॉजिकली मोर बोन प्रिजर्विंग सर्जरी है। बट दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कन्वेंशनल ACL रिकंस्ट्रक्शन और ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन के रिजल्ट्स करीब करीब बराबर हैं, और इनमें रिहैब में और इन्हीं के रिटर्न टू स्पोर्ट्स टाइम में कोई भी खास फर्क नहीं है। जहाँ तक रही इस चीज़ की बात कि इनमें टेक्निकल डिफरेंस क्या है, वो हम ये बताना चाहेंगे कि जो टांग की हड्डी के अंदर, सांतल की हड्डी के अंदर हम लोग टनल्स बनाते हैं, उसके डिफरेंस को लेकर के ये ऑल इनसाइड ACL बनाया गया है। ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जो टिबिया के अंदर जो हम टनल बनाते हैं, यानी टांग की हड्डी में जो टनल बनाते हैं, कन्वेंशनल ACL के अंदर वो टनल हम बाहर से अंदर की तरफ पूरी की पूरी जो लेंथ है, जैसे 35 से 40 mm की जो लेंथ रहती है, उसके अंदर हम वो 8 mm का एक छेद बनाते हैं, 7 mm का एक छेद बनाते हैं। ऑल इनसाइड ACL के अंदर हम वही छेद बाहर से अंदर की बजाय अंदर से, यानी जोड़ की तरफ से अंदर से बाहर की तरफ आते हुए बनाते हैं। तो इसके अंदर करीब करीब कहा जाए तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर की जो बोन स्टॉक है वो प्रिजर्व हो जाती है। बट इस बोन स्टॉक के प्रिजर्व करने को लेकर के हम अगर वो डिफरेंस समझना चाहें तो उसी एरिया के अंदर जहां वो बोन स्टॉक हमने हटाया है, उसी की जगह एक बायो स्क्रू हम लोग यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। और बायो स्क्रू एक घुलने वाला पेच होता है, जिसकी वजह से वहां पर एक पूरी की पूरी टनल के अंदर बोन फॉर्म यूजुअली हो जाती है। तो 3 महीने से 6 महीने के बाद आमतौर से कौन सी पद्धति का इस्तेमाल हुआ है, उससे हमारे रिजल्ट्स के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जहां तक कहा जाए इस चीज के लिए कि ऑल इनसाइड ACL बेटर है या कन्वेंशनल ACL बेटर है, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं कहना चाहूँगा कि दोनों सर्जरीज के जो रिजल्ट्स हैं, दोनों सर्जरीज की जो रिटर्न टू स्पोर्ट्स टाइम है वो करीब करीब सेम है, और इनमें कोई सिलेक्टिव डिसएडवांटेज या सिलेक्टिव एडवांटेज किसी भी टेक्निक का दूसरी टेक्निक के ऊपर नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। ये कॉमन जो सवाल हैं जो हमारे सभी के दिमाग में रहते हैं, सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद, ये सभी चीज़ें रैशनल बेस्ड क्लियरेंस हमारे पास होनी चाहिए इनकी, और उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालों का एक रैशनल बेस्ड जवाब ज़रूर मिला होगा। ऐसे बहुत सारे और सवाल जो हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आते रहते हैं, उन्हीं को लेकर के हम एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाएंगे जहाँ पर ACL से रिलेटेड जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जो आपको चाहे एक लेमैन क्वेश्चन लगे, बट कहीं ना कहीं एक बहुत ज़रूरी सवाल है और एक रैशनल बेस्ड उसका जवाब आप चाहते हैं, तो हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। यू कैन जस्ट मैसेज अस और पिंग अस ऑन दी नंबर दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड, या हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके वो सवाल पूछ सकते हैं। We will be happy to answer those questions. Thank you so much.